अब आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर पन्ना त्रिवेदी जी को। जितना अच्छा हिंदी में लिखती हैं उतना अच्छा गुजराती में भी लिखती हैं। और चूंकि इस सेशन का नाम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, तो मैं आपसे कहूंगा कि कहिए कि सच जिंदा है अब तक, बोलो जो कुछ कहना है कह लीजिए। शुक्रिया। आवाज़ आ रही? बिल्कुल आ रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। क्या बात है। जहाँ कहीं भी साहित्य की बात हो, शब्द की बात हो, संवेदना की बात हो, भावनाओं की बात हो, वह धरती अपने आप चाँद से बेहतर बन जाती है। क्या बात तो है। साहित्य के बज़्म में आना और मुझे यहाँ निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले आज तक के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। मैं मेरे समय के सवाल लिखती हूँ। मेरी कविता मैं और क्यों को जानने की एक प्रक्रिया है। अगर मुझे मेरा समय और मेरा समाज सोचने पर मजबूर नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है, तो समझिए आप में कुछ गड़बड़ी है। हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण की ज़रूरत है। तो मैं मेरी कविता में मेरी सांसें दर्ज करती हूँ और मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये दिन हमारे क्रिया प्रतिक्रिया व्यवहारों के दिन हैं। हम इतने उलझे हुए हैं कि हम दूसरों को सुनना भूल गए हैं, शायद हम प्रेम करना भूल गए हैं, शायद हम बात करना भूल गए हैं। मैंने भाषा पे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो ये सोच विचार विमर्श के दिन है। मुझे एक सवाल और भी लगता है कि कोई पोइट, कोई कवि क्यों ऐसा लिखता है कि मेरे घर आना ज़िंदगी, या दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तो हम सब सांसें ले रहे हैं पर ज़िंदगी है कहाँ। तो दरअसल साहित्य जीवन में जीवन की खोज का नाम ही साहित्य है। तो मैं कुछ कविताएं सुनाऊंगी। मैंने स्त्री विमर्श पे कविताएं लिखी है। हमेशा जब देश की बेटियों के साथ गलत होता है तो मन बहुत कचोटता है। अच्छी बात है मोमबत्ती लेकर हम न्याय के लिए खड़े होते हैं, लेकिन वह दिन कब आएगा जब हमें मोमबत्ती जलानी ना पड़ेगी। मेरी एक कविता है अज्ञातवास। द्रौपदी का अज्ञातवास कब का पूर्ण हो गया, पर अभी भी भारतीय नारियों का सामाजिक अज्ञातवास अभी भी बरकरार है। हम रंगभेद की नीति का चाहे कितना भी विरोध कर ले, मानसिक रंगभेद अभी भी हमारे जहन में है। तो ये सब सवाल है। एक सवाल और भी है कि औरतें आत्मकथाएं क्यों लिखती है ना। तो हम ये कहते हैं कि औरतों के पेट में एक भी बात नहीं टीकती, तो उस हिसाब से तो बहुत सारी आत्मकथाएं होनी चाहिए थी, लेकिन आत्मकथाएं नहीं लिखती। दरअसल औरतें छुपाती बहुत है, वो अवहेलना छुपाती है, दफ्तरों में उनके साथ किए गए व्यवहार और तिरस्कार छुपाती है, और वो मुआवजे की हकदार है पर फिर भी उनके हक का सम्मान भी नहीं मिलता। तो मेरी कविताएं कुछ ऐसे विषय पर मैंने लिखी है। तो मैंने पहली कविता मैं पढ़ूंगी, मोमबत्ती। अक्सर हमारी आंखें उजाला देख चमक उठती है। उजाला किसी भी आंखों के लिए उत्सव का दूसरा नाम है, मगर उदास हो जाती है अक्सर ये आंखें जब किसी चौराहे पर मोमबत्ती जलती है। अमूमन किसी गांव के चौराहे पर मोमबत्ती नहीं जला करती, फिर भी कुछ तो जलता है वहाँ भी। चौराहे के पत्थर चीखते हैं हवा के कानों में, क्या हम आदिम युग में है। इन दिनों जब किसी भी शहर के किसी भी चौराहे पर मोमबत्ती जलती है तो किसी लड़की की इज्जत ही नहीं जलती, जलती है उसकी चीखें भी, उसके परिजनों की उम्मीद भी, आसमान छूती लाखों बेटियों के पंख भी, हमारे हाथों सौंपी जो पूर्वजों ने उस संस्कृति की विरासत भी, हमारे इंसान होने की गवाही भी, और उस रोशनी में थिरकती है दहशत की नंगी परछाई भी। जब किसी शहर के चौराहे पर मोमबत्ती जलती है तब इंसानियत की रूह जलती है, और जब रूह जलती है तब धुआं नहीं उठता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दूसरी कविता है बचा हुआ आदमी। देश उन्नति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है,
और हम जानते हैं कि शाम पड़े हिंदू को भी रोटी चाहिए और मुसलमान को भी रोटी चाहिए। तो एक कविता, बचा हुआ आदमी। वह आदमी जो अभी अभी भागा है शहर के गली कूचों से, दंगों के बीच से, भागा भागी दौड़ा दौड़ी सहमा सहमी अफरा तफरी, कांप रहा था कुछ देर तक हलाल होते मुर्गे की तरह, मगर अब पत्थर की आंखें जड़े खड़ा है बदहवास, दाढ़ी तो है मगर पता नहीं हिंदू है या मुसलमान, ब्राह्मण है या मुल्ला, जने उतार कर आया है या अल्लाह का ताबीज़, जय सियाराम बोलता था या खुदा हाफिज़, या अब कभी कुछ बोलेगा भी या नहीं, क्योंकि अब वह कुछ बोलता ही नहीं है। वह आदमी जो दंगाइयों के खूनी पंजों से बचकर निकल आया है सही सलामत अपने घर में, फिर भी उसे लगता है शहर में, या शायद वह समझ ही नहीं पा रहा घर में है कि है मुर्दा घर में। वह आदमी अब बौखलाता नहीं है चाकू की धार से या रक्त की फुहार से, आग के गोले से या गोलियों की बौछार से, घुटता भी नहीं है दम उसका जलाई गई बस्तियों के धुएं से या उसकी लपटों में घिरे जलते बदनों से। वह आदमी अब चौंकता नहीं है, ना ही थरथराता है अपने ही सामने नंगी की जाती औरतों को देख, या बीच सड़क पर दुशासनों के हाथ खींचे जाते लड़कियों के आंचल को देख। माँ हो या अम्मी, मुन्नी हो या बुढ़िया, मांस जो दिखा है औरत का, पसीजता नहीं है उसका दिल चॉकलेट केक की तरह काटे जा रहे मासूम बच्चे के गले को देख, और चिल्लाता नहीं है दिन दाढ़े शरीर से काटी गई आंतों को देख, क्योंकि किसी भी बूढ़े बाप की आंखें आंतों से पहले देखेगी उसके मरे हुए जवान बेटे के कंधों की ओर, जिस पर सवार होकर करना था उसे अंतिम सफ़र। वह आदमी जो कभी चूहे से डरता था बहुत, अब वह डरता नहीं है कुत्ते के तीक्ष्ण दांत या लार से। शायद इस वक्त वह सोच रहा है वह है क्या, मुर्गा, कुत्ता या तीसरा। वह तीसरा शायद हो सकता है कसाई, वह तीसरा शायद करता उसे हलाल इस वक्त तो रक्त नहीं निकलती रेत यकीनन। बचा हुआ वह आदमी बच गया है जिंदा रहने से। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत सारे युवा बैठे हैं तो ये कविता उनके लिए। कविता का शीर्षक है होली। इतने सख्त क्यों हो, मिट्टी बन जाओ ना थोड़ी देर के लिए, मैं पानी से भिगो दूँ तुम्हें, तुम चंदन की तरह महक जाना, मैं अपने आप ही पानी से चंदन हो जाऊंगी। इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो, चांदनी भी तो चांद को भिगोती है ना अपनी दुधेल रोशनी से। आकाश के वृंदावन में खेलती है होली, चांदनी भरी पिचकारी से खुशी खुशी भीगता है ना चांद। इधर एक मैं हूँ हर बार बारिश की तरह बरसती हूँ, और उधर एक तुम हो कि हर बार छाता खोल लेते हो। क्या बात है। अगली कविता है प्रेम। हम कितना कुछ भूलने लगे हैं, शक्कर के दाने को उठाती हुई चींटियों को देखना, चांद से बहुत दूर थरथराते एक छोटे से तारे को निहारना, हवा के तेज झोंके से गिरते हुए पत्तों की बातें सुनना। हम भूलने लगे हैं स्मृतियों को पुकारना, भूलने लगे हैं धूप में साथ चलती हुई परछाई को देखना, भूलने लगे हैं प्रेम करना भी। हम एक दूसरे के लिए आलीशान दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन जर्जर खिड़कियां नहीं। क्या बात है। एक कविता, जी जी, छोटी कविता है, कुछ दो तीन पढ़ देती हूँ। अनबन का दस्तूर उनकी दुनिया में कहाँ, अनबन का दस्तूर उनकी दुनिया में कहाँ, आसमां ने कभी चांद को तलाक दिया है क्या। एक छोटी कविता है। दूसरा है ये तारीफ, ये गर्म जोशी, उफ तुम्हारी ये हमदर्दी,
लिबास के ऊपर लिबास, आखिर ये मांजरा क्या है। क्या बात है, आखिर ये माजरा। और अंतिम, तू ही बता कैसे पहचानूं मैं तुझे, हाँ, हवा का लिबास पहन तो पूछता है रंग उसका। क्या बात है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां तालियां होनी चाहिए। और अब हम विहाग वैभव जी, मैं चाहता हूं कि अब आप माइक थामें। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आते हैं और अब सुपरिचित कवि हैं विहाग वैभव जी। और इनकी जो कविताएं होती हैं वो थोड़ा सा विचलित कर देने वाली होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप बोलें, आप अपनी कविताएं सुने, ताकि लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाए आपके बारे में, आपकी कविताओं के बारे में। धन्यवाद राजीव जी। अभी पूरे कार्यक्रम में जो बगल से शोर आ रहा था, मुझे अचानक से रूमी याद आए। रूमी एक महान दार्शनिक हुए। उनकी एक कविता में पंक्ति आई कि अपनी आवाज़ को नहीं, अपने शब्दों को उठाओ। क्या बात है, अपनी आवाज़ को नहीं, अपने शब्दों को उठाओ। बादल नहीं, बारिश ही उपजाते हैं फूल। क्या बात है। तो अपने कविता पाठ के पहले अनुपम जी ने जो कुछ भी कहा, उसे मेरी भी बात मानी जाए। पिछले दिनों क्या, लगभग 6-7 महीने पहले मुझे बहुत कम समय के लिए शिलांग में रहना हुआ, जाना हुआ। वहाँ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला। तो जो मेरा आवास था और जो विभाग की दूरी थी वो कुल 1-1.5 किलोमीटर की थी। और आप जानते हैं वो बहुत ही अच्छी जगह हैं, पहाड़ी जगह हैं। तो इन दूरी को 2-3 महीने मैंने जब तय करता था, पैदल तय करता था, तो बहुत ही अनजाने नए नए घास नुमा फूल मिलते थे। मैं उन फूलों को नहीं जानता था, नहीं पहचानता था। तो लौटने पे जो कुछ मिला मुझे, उसमें एक 2 महीने की पेमेंट के अलावा ये कविता भी थी। तो छोटी छोटी कुल 25 खंडों में है, लेकिन मैं 4 से 5 खंड सुनाता हूँ इसका। कविता का शीर्षक है कितने फूल थे। कितने फूल थे जो तुम्हारे जूड़े के लिए तरसते रहे। कितने फूल थे जो तुम्हारे जूड़े के लिए तरसते रहे, और दूर कहीं पहाड़ी जंगलों में लावारिस मारे गए। 2 बहुत छोटी छोटी 1 या 2 पंक्तियों की कविता। 2 कितने फूल थे जिन्हें तुम सिर्फ छूकर तितली बना सकती थी। बहुत सारे फूल थे, अलग अलग गंध थी, अलग अलग रूप थे। बहुत सारे फूल थे, अलग अलग गंध थी, अलग अलग रूप थे। पर एक फूल ने दूसरे फूल से कभी नहीं कहा कि तुम अछूत हो। क्या बात है। 4 एक तुम थी, दूसरे रात रानी के फूल। एक तुम थी, दूसरे रात रानी के फूल। मैं मौज जैसी नींद में भी बता सकता था मेरे पास कौन है। बहुत बढ़िया। इस श्रृंखला की 5वीं और आखिरी। एक फूल की आड़ में छिप जाते थे हत्यारे। एक फूल की आड़ में छिप जाते थे हत्यारे, और कहते थे कमल खिलेगा। अगली कविता है ये देश उनका है। वे जो अधपके खेतों में धूप का सही सही ताप पहुंचाते हुए दह गए, वे जो बस्ती भर की प्यास की खातिर धरती में उतरे और पाताल में बह गए, वे जो हमारे लिए बनाते हुए नया घर नींव में मिट्टी की कमी महसूस कर खुद जवान इमारत की तरह ढह गए, ये देश उनका है। जो किसी वीरान अरहर के खेत में
छोड़कर अपना बिलखता हुआ चांद, प्रशांत आंखों से चले आए फांसी के तख्त तक। हमारे बेहतर कल का ख्वाब लिए ये देश उनका है। ओ अनंत अय्यास लालसाओं के अमानुषों, तुम जो इस देश को अपनी जागीर समझते हो। ओ हत्या हवस के दंभी देवताओं, तुम जो सिंहासन के संतुलन के लिए हर बार किसी पाए दबा लेते हो अनगिनत मानुष लाशें। तुम कि जिनका धर्म हत्या है, तुम कि जिनका व्यापार धर्म है, तुम कि जिनका इतिहास घृणा है, तुम इस देश के बाशिंदे नहीं, तुम्हें इस देश से जाना होगा। ये देश उनका है जो धूप में दह गए, पाताल में बह गए, जो फांसी को गह गए। कविता में व्यंग क्षमता की एक अलग मुकाम है, उनको अलग विशिष्टता हासिल है। कविता का शीर्षक है हत्या पुरस्कार के लिए प्रेस विज्ञप्ति। वे कि जिनकी आंखों में घृणा समुद्र सी फैली है अनंत नीली काली, जिनके हृदय के गर्भगृह में विधर्मियों की चीख किसी राग की तरह सद रही है सदी के भोर से ही। सिर्फ और सिर्फ वही होंगे योग्य इस पुरस्कार के। जुलूस हो या शांति मार्च, श्रद्धांजलि हो कि प्रार्थना सभा, जो कहीं भी कभी भी अपनी आत्मा को कुचलते हुए पहुंच जाएं। उतार दे गर्दन में खंजर, दाग दे छाती पर गोली, इससे तनिक भी नहीं पड़े फर्क कि गर्दन 8 साल की बच्ची की थी, छाती 78 साल के साधु की थी। देश के ख्यात हत्यारे आएं, अपना अपना कौशल दिखाएं, अलग अलग प्रारूपों में भिन्न भिन्न पुरस्कार पाएं। मसलन बच्चों की हत्या करें, चिकित्सा अधिकारी बने, स्त्रियों की हत्या करें, सुरक्षा अधिकारी बने। विधर्मियों की लाशें कब्रों से निकालकर फिर हत्या करें, मुख्यमंत्री बने। देश की छाती में धर्म का धुआं भरकर देश की हत्या करें, प्रधानमंत्री बने। इच्छुक अभ्यर्थी हत्या पुरस्कार के लिए निःशुल्क आवेदन करें। इच्छुक अभ्यर्थी हत्या पुरस्कार के लिए निःशुल्क आवेदन करें और आश्वस्त रहें, पुरस्कार निर्णय की प्रक्रिया में बरती जाएगी पूरी की पूरी लोकतांत्रिकता। बढ़िया। अभी कुछ सालों से थोड़ा माहौल इस चीज़ को लेकर बदल गया। नहीं तो अभी लगभग 5-7 साल पहले तक विश्वविद्यालयों में हमारे साथ के लोग फूलन देवी को हत्यारा कहने में कोई झिझक नहीं महसूस करते थे। वो खुलेआम कहते थे फूलन हत्यारीन है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, जो मिली। फूलन के बारे में हमने भी सोचा है, हमारे लोगों ने भी सोचा है। यह कविता फूलन के लिए है, लगभग फूलन के लिए। उसकी काया हाड़ और मांस से निर्मित थी, ऐसा लोग कहते हैं। वह सही सही पत्थर और आग से बनी थी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। फूलन ने जब धरती को चूमा तब वह फूल जैसी थी, करुणा के 2 फूल सी आँखें, महकती हुई मुलायम मन वाली बच्ची। तभी तो माई ने नाम रखा फूलन देवी। हाँ, तो एक दिन जब वह बड़ी हो गई तो जात और दौलत का धतूरा खाए पिशाचों ने उसकी आत्मा को उसकी हड्डियों से इतना घिसा कि वह पत्थर हो गई। कुत्सित देवताओं का वरदान पाए अमानुषों ने तिस पर भी नहीं माना, पत्थर हो गई फूलन को पत्थर से घिसा। इस तरह से तब फूलन आग हो गई। कविता में कहना मुमकिन नहीं कि कैसे उसकी यौन को बैल की तरह जोता गया और स्तनों को चमार की तरह खटाया गया। अब जब अय्याश जुबानों के कहे फूलन को हत्यारीन कहते हैं, तब मैं पूछना चाहता हूँ, गुजरात की नदियों में जिसने पानी की जगह खून बहाया वह कहाँ है? मैं भोपाल और मुजफ्फरनगर पूछना चाहता हूँ, बाबरी और गोधरा पूछना चाहता हूँ, उन सभी हत्याकांडों के बारे में पूछना चाहता हूँ जो किसी समाज सेवा की तरह याद किए जाते रहे हैं। और अब मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार किए बगैर, और अब
मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार किए बगैर गर्व से सिंची आवाज़ और सम्मान से तना मस्तक उठाए कहना चाहता हूँ, हाँ वह हमारे इतिहास की बहादुर लड़ाका है। इस देश की आधी मर्द हुई आधी आबादी के बीच वह पहली पूरी औरत है। एक औरत जो अपने हक के लिए लड़ना सिखाती है, एक औरत जो आत्मा के घाव भरना सिखाती है। बेशर्म कतकहों का क्या है, वे सच छुपाने के लिए चिल्लाकर कहते ही रहेंगे कि उसकी काया सिर्फ हाड़ और मांस से निर्मित थी, और हम कविता में चुपके से अपनी बात छोड़ आएंगे। फूलन जन्मी तो फूल सी थी, पर वह सही सही पत्थर और आग से बनी थी। क्या बात है। कविता है, बहुत मामूली सी चीज़ें चाही थी उन्होंने, बहुत मामूली सी चीजें चाहिए थी उन्होंने, बहुत मामूली सी चीज़ें चाही थी उन्होंने। मेरे पुरखों ने एक छत चाही थी, धूप सर्द और बारिश से जो छिपा सके सिर। बच्चे जब थरथराते थे ठंड से, तो पिता की आत्मा कटी पतंग सी कांपती हुई गिरने लगती थी पीड़ा के महासागर। खेत का इतना भर टुकड़ा चाहते थे वे कि मुट्ठी भर भूख की मक्तल नुमा हवेली पर बधुआ हुए बगैर परिवार को जिंदा रखा जा सके, और न्यूनतम आत्माभिमान का सौदा कर लाए गए अन्न से बच्चों की क्रूरतम मृत्यु को स्थगित किया जा सके। जबकि वे जानते थे मनुष्य के नंगेपन के आगे देह का नंगापन कुछ भी नहीं, फिर भी बच्चों का बीबी का तन ढक जाए कि सभ्यताएं बची रह जाएं नंगी होने से, इतना भर कपड़ा चाहते थे मेरे पुरखे। कुछ एक थे जिन्होंने इन सब से उबर कर एक देश चाहा था, कोड़ों से कत्ल हुए बगैर जिसे वे अपना कह सकें। पर धर्म की आग पर पके अजन्मी पीढ़ियों के गर्भ से सुखाए शराबी की उल्टियों की तरह तुम्हारी सभ्यता सदियों दूर से गंधाती है मुझे। पर धर्म की आग पर पके अजन्मी पीढ़ियों के गर्भ से सुखाए शराबी की उल्टियों की तरह तुम्हारी सभ्यता सदियों दूर से गंधाती है मुझे। मैं देखता हूँ कि वहाँ अय्यास इतिहास के कोटरों में अकूत अनाज सड़कर बजबजा रहा है कि सभ्यता के संग्रहालय में रखी वह जड़ीदार शेरवानी मेरे पुरखों की हड्डियों से बनाई गई हैं। एक भूख सदियों से मेरा पीछा करती है, एक आदिम कराह सीने में सारंगी की तरह बजती रहती है। तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मेरी पीठ पर कोड़ों के 1000 निशान मिलेंगे। माँ कहती है जन्मजात हैं ये निशान। भूख भर अन्न, धूप भर छत, प्यास भर पानी, बहुत मामूली सी चीज़ें चाही थी मेरे पुरखों ने, पर घृणा के मवाद का खाद पाकर लहलहाती हुई तुम्हारी सभ्यता ने उन्हें भूख में डुबो कर मारा, पानी से बांध कर मारा, इतिहास की छत बनवाई और छत में चुनवा कर मारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कविता है, अभी बस अभी एक नारा लगेगा। हमारे पिछले 8-10 सालों में खूब नारे प्रचलित हुए, उसी में से एक नारे के संदर्भ में है ये। अभी बस अभी एक नारा लगेगा और भीड़ से निकलेगा एक लहूलुहान व्यक्ति। भीड़ उसे बार बार घेरेगी, नारा लगाएगी और मार देगी। अभी बस एक नारा लगेगा और चवन्नी उछाल कर बेच दिया जाएगा राष्ट्र का संविधान। अभी बस एक नारा लगेगा और विभत्स बलात्कारियों के समर्थन में उमड़ आएगा एक जनसैलाब। अभी बस एक नारा लगेगा और एक स्वाभिमानी राज्य का कटा सिर हवा में लहराते एक अमानुष नेता पिशाच के पितामह की तरह करेगा विजय घोष। अभी दवाइयों के अभाव में मर जाएंगे कुमुदनी की कली से नाजुक हजारों हजार बच्चे, और हर सवाल के जवाब में सुनाई देगा वही एक नारा। अभी बस अभी एक नारा लगेगा और एक भव्य भरभराहट से ढह जाएगा पूरा का पूरा देश। एक छोटी और एक छोटी सी कविता थी, सपने की मुश्किल।
मेरे सपने में एक नाव थी, मेरे सपने में एक नाव थी, जिस पर सवार होकर मैं तुम्हें भगा ले जाता था। पर हर सपने की एक ही मुश्किल थी, किनारे लगने के पहले नींव टूट जाती थी, नाव डूब जाती थी। ये आखिरी कविता है। अक्सर होता है हमसे, बहुत सारे लोग सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं आपको, लेकिन किसी भी मनुष्य का एक निजी जीवन होता है और वह इन सारी प्रक्रियाओं को अपने निजी जीवन में कैसे झेलता है, कैसे गुजारता है। कविता का शीर्षक है तुम्हारे बगैर लड़ना। तुम्हारे जाने के बाद मैं राह के पत्थर जितना अकेला रहा। फिर एक दिन सिसकियों को एक खाली कैसेट में डालकर किताबों के बीच छिपा दिया। बहुत से लोग थे जिन्हें फूलों की ज़रूरत थी, मैंने माली का काम किया। किसी कमज़ोर के खेत का पानी किसी ने लाठी के दम पर काट लिया। दोस्तों को जुटाया, हड्डियों को चूम लेने वाली सर्दियों की रातों में घुटने तक पानी में खड़ा रहा। न्याय के लिए विवेक भर अड़ा रहा। एक गेहूं उगाने के लिए खोलने होते हैं कितने मोर्चे, कितना आसान है खारिज कर देना एक वाक्य में पूरा का पूरा जीवन। किसी की खुशी में शामिल हुआ तो भूल गया कि समय का पत्थर बरसाती बिजलियों की तरह सीने में चिटकता है इन दिनों। तुम्हारे जाने के बाद भी हिम्मत भर लड़ा और थका तो सपने में जाकर रोया। पर मेरी तुम, काश आज तुम मुझे सुन लेती। हत्यारों में किया गया हूँ शामिल, आतताइयों का दोस्त बताकर किया गया है अट्टहास। पीठ पर बढ़ते जाते हैं अभिव्यक्तियों के घाव। मैं वहाँ हूँ जहाँ से इंसान का दायां हाथ अपने ही बाएं हाथ को पहचानने से इनकार कर देता है। काश आज तुम मुझे सुन लेती, काश मैं तुम्हें छू सकता, जैसे इस दुनिया से बचाती हुई अपने सीने में मुझे छिपाती हुई तुम कह देती, नहीं तुम्हारी गर्दन तुम्हारी आवाज़ की कीमत नहीं चुकाएगी, तुम्हारा जन्म एक भयंकर हादसा नहीं था। धन्यवाद।